बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का ये 7वां लेक्चर है 621। और इस लेक्चर में हम ये मालूम करेंगे कि पार्टीशन फंक्शन मालूम कैसे किए जाते हैं। अब तक हमने पार्टीशन फंक्शंस की टर्म्स में मुख्तलिफ थर्मोडायनामिक टर्मिनोलॉजीज को मालूम किया, यानी एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह, कि ये किस तरह मालूम किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। लेकिन पार्टीशन फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं? तो पार्टीशन फंक्शन मालूम करने के लिए हमें पता है कि पार्टीशन फंक्शन ओवरऑल जो है वो ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन का प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें इसको ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन कैसे मालूम करेंगे, वो अलग से तरीकाकार होगा, उसे ड्राइव करना है आज। और इसलिए रोटेशन को हम इंशाल्लाह, रोटेशन और वाइब्रेशन को आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। तो आइए जनाब, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन मालूम करने के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी ये देखते हैं। हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो h²/8ml² है। प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, और l जो है वो डिस्टेंस जो कवर करता है। nx, ny, nz या nz जो है ये क्वांटम नंबर है, ये एक्सेस बताते हैं कि कितना दूर किसी मूवमेंट हुई है। फिर हमने इनको zx की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, यानी अगर हम पार्टीशन कोएफिशिएंट लिखेंगे ट्रांसलेशन यानी x कंपोनेंट का, तो इसमें जो nx यानी आएगा e⁻ei h²/8ml²kT। तो यहाँ nx क्वांटम नंबर आएगा ट्रांसलेशन एनर्जी का। ये हमने यहाँ पर इसकी एनर्जी लिख दी, यानी ट्रांसलेशन की x कंपोनेंट की एनर्जी यहाँ पे लिख दी। और ये देखिए ना, सर्कल है। इसी तरह इसके बराबर में जो है y और उसके बाद z। तो ये तीनों कंपोनेंट की मालूम हो के जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमें टोटल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन पता चल जाएगा। तो बजाय तीनों को इकट्ठे करने के, तीनों रिजेंबलिंग है अगर हम देखें गौर से, तो तीनों इक्वेशन में फर्क क्या है? यहाँ x है तो ये nx है, यहाँ y है तो ये ny है, यहाँ z है तो ये nz है। तो बजाय इन तीनों को साथ सॉल्व करने के और टोटल ओवरऑल एनर्जी पार्टीशन फंक्शन निकालने के, हम x वाले को सॉल्व कर लेते हैं और जो रिजल्ट आएगा तो लिहाजा इन दोनों का रिजल्ट भी सिमिलर होगा। तो हम उस सिमिलैरिटी को यूज करते हुए आगे काम कर लेंगे। ये अक्सर मैथमेटिक्स और कैलकुलस में इस्तेमाल किया जाता है ये सिलसिला, कि सिमिलर रिजल्ट को अलग अलग करने के बजाय एक को कर लेते हैं, जब इसका ये रिजल्ट आया तो सिमिलरली y और z का ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ x को सॉल्व कर रहे हैं जो भी सर्कल में है। अच्छा जी, अब ये हमने यहाँ लिख दिया, जो सर्कल किया हुआ ना इसको हमने यहाँ लिख दिया, z एक्सिस के बराबर है। ट्रांसलेशन लेवल बहुत करीब होते हैं। अभी हमने समेशन का निशान लगाया हुआ है ना, सम करना, सम अप करना। सम अप करने में हमें हर वैल्यू को देखना पड़ेगा, हर वैल्यू को तवज्जो देनी पड़ेगी, उसको शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई तादाद वो बहुत छोटी चीजों की हो, बेइंतहा छोटी चीजें, छोटे साइज की चीज, बहुत सारी चीजें, दो बातें, यानी बहुत सारी तादाद हो, बड़ी तादाद में चीजें हो, और बहुत छोटी छोटी चीजें बड़ी तादाद में हो। तो अगर ऐसा हो तो हम बजाय उसको कि एग्जैक्ट हम नापें या तोलें या गिने, हम उसका अंदाजा तखमीना लगा लेते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि भाई कितने लोग जो है वो आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, तो हम तादाद बताते हैं। 10-15 भी होंगे तो तादाद बताते हैं, है ना जी। और अगर किसी शादी वलीमे में बुलाया जाता है तो भी 100, 200, 300 जो भी आदमी हो तो तादाद बताते हैं। लेकिन जनाब कोई बहुत बड़ा जलसा हो रहा है तो कितने लोग आएंगे तो हम एग्जैक्ट तादाद नहीं बता सकते, तखमीना बताते हैं ना। तो कि हम समेशन तो एग्जैक्ट तादाद, यानी हर शख्स का काउंट करना जरूरी है समेशन में। लेकिन जब बहुत सारे तादाद हो और बहुत छोटी छोटी चीजें हो तो ट्रांसलेशन पार्ट जो लेवल्स हैं वो बहुत करीब होते हैं, यानी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। तो लिहाजा इसको इस इंटीग्रल से रिप्लेस किया जा सकता है। तो अब यही zx की जो समेशन वाली एक्सप्रेशन है, ये देखिए ये इंटीग्रल बन जाएगी, और इंटीग्रल ओवर nx की हिसाब से जो nx लेवल पर जो चेंज आ रहा है एनर्जी का वो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हमने इक्वेशन लिख दी यहां पर दोबारा, जो हमने पीछे मालूम हुई थी। अब ये इंटीग्रल थोड़ा सा, दिस इज नॉट अ सिंपल इंटीग्रल, ये सॉर्ट ऑफ अ गामा इंटीग्रल। अब इसमें इस इंटीग्रल को हम अगर देखें तो ये इस शक्ल का है कि एक तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी की है और e⁻n² है, यानी n वो है जिसके रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर हो, और उससे पहले जो कुछ है माइनस के अलावा वो a है। तो लिहाजा यहाँ ये n² है
ये माइनस है, ये ई है, तो इसका मतलब है कि ये जो कुछ है ये चीज, ये क्या है, ये ए है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² k t, ठीक है। लिहाजा हम इसको किसके बराबर ले सकते हैं, यानी यहां पर 1/2 पाई और ए की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमने यही किया, 1/2 पाई और ए की जगह ये वैल्यू लिख दी। अब क्योंकि ये डबल फ्रैक्शन हो गया है तो लिहाजा ये पलट जाएगा, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर नीचे रहेगा, तो इसको हमने पलट दिया, साथ साथ पाई भी आ गया। एक काम साथ साथ हमने और किया कि यहाँ 2 था, अब इस 2 का हमने स्क्वायर भी किया और रूट भी कर लिया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, उसका रूट भी लगाना पड़ेगा वरना ये एक्सप्रेशन इक्वल नहीं रहेगी, इनइक्वल हो जाएगी। ये ऐसा क्यों किया, इसलिए कि हम चाहते हैं ये 4 भी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाए, और ये 4 इस ब्रैकेट के अंदर कब आ सकता है, जब इसका एक्सपोनेंट यानी पावर हाफ हो, लिहाजा हमने इसको हाफ करने के लिए स्क्वायर भी किया। अब ये 4 अंदर आ सकता है, जैसे कि यहाँ आ गया, ये 4 अंदर आ गया। अब हम इस 4 से जनाब इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा जनाब, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 1 4 और 4 2 8, तो 2 बच गया, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 2, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी अब 2 बचा है ना, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 आ गया। यहां पर एक और चीज हमने की, एल स्क्वायर था, जब ये स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो एल बन जाएगा। अब ये है जेड एक्स ट्रांसलेशन, तो वाई जेड क्या होंगे, यानी ओवरऑल जेड ट्रांसलेशन निकालेंगे तो क्या होगा, वो इसके बराबर होता है, जेड एक्स ट्रांसलेशन वाई और जेड ट्रांसलेशन के बराबर, इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर। इस इक्वेशन में अब इन सबको पुट करेंगे, जब जेड एक्स ट्रांसलेशन ये रिजल्ट आया है तो जेड वाई का भी आएगा और जेड जेड का भी यही आएगा, तो तीनों का रिजल्ट यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों एक जैसे ब्रैकेट्स हैं, तो इसकी वैल्यू ये क्यूब हो जाएगा, यानी 3/2 पावर हो जाएगी, और एल का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एल क्यूब, क्योंकि हमने अज्यूम किया था ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को करते हुए कि ये क्यूबिक बॉक्स है, और क्यूबिक बॉक्स में हम एक बॉडी मूव कर रही है, इक्वेशन जो एज्यूम की जाती है शुरू में, वो क्यूबिक बॉक्स के अंदर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो क्यूबिक बॉक्स का मतलब है कि तीनों डायमेंशन सेम है, एल एक्स एक्सिस पे, एल वाई एक्सिस पे और एल जेड एक्सिस पे, दोनों सब एल है, तो लिहाजा इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब होगा, लिख दिया है यहाँ पर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की, 2 पाई एम के टी एच स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू वी। इसको हम सॉल्व करने के लिए या इससे डील करने के लिए, आसानी के लिए क्या करते हैं कि मुख्तलिफ नौइयत के नंबर है इसके अंदर, बहुत बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, दरमियाने ऑर्डर के भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल हो जब बहुत मुख्तलिफ नौइयत के नंबर आपस में मिक्स हो रहे हो तो हम लॉग लेते हैं, तो लिहाजा दोनों तरफ लॉग लिया, तो एल लेने से क्या हुआ जनाब, एल लेने से ये हुआ कि अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके इंडिविजुअल एल एन ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह अब क्या हुआ, जब ये ऐड हुए आपस में एल एन भी अलग हो गया, एल एन दिस अलग हो गया, और क्योंकि एक्सपोनेंट था तो एल एन से पहले आ गया 3/2, ठीक। अब मजीद इसको एक्सप्लेन किया तो इसमें से देखिए मैंने 2 पाई के और एच स्क्वायर इसको बाहर नहीं निकाला, एम को टी को बाहर निकाल लिया, ये एम आ गया 3/2 एल एन एम 3/2 एल एन टी, बाकी 2 पाई के यहीं रहा और एल एन भी वैसे ही मौजूद है, ठीक। अब हम इसको हम जानते हैं एक मोल के लिए पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो v की जगह आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं, है ना, ये p वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो आर टी अपॉन वी जाके डिवाइड, p जाके डिवाइड आर टी अपॉन पी, तो यही इक्वेशन जो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी आ जाएगी, ठीक। अब क्या किया जनाब, 2 पाई के अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ आ गई, और ये एल एन आर प्लस एल एन टी माइनस एल एन पी हो गया, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली ये वैल्यू सारी कांस्टेंट है, ठीक है। और जब इस कांस्टेंट वैल्यू को हम मालूम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी हमने दोबारा लिख दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अच्छा एक काम और किया, ये इक्वेशन दोबारा लिख दी गई है, तो हमने एक काम और किया कि ये जो एल एन टी था और ये 3/2 एल एन टी है, तो ये जमा हो जाएंगे आपस में 5/2 एल एन टी हो जाएगा, बाकी सब वही है। तो मैं आपसे पहले भी कहता है कि ये जो है ना, ये जो दो टर्म्स हैं ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, लिहाजा इन कांस्टेंट में वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 51.104, बाकी चीजें वैसे ही लिख दी गई, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक। यानी अगर आप ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम करना चाहते हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो आपके पास मॉलिक्यूल का मास हो, उसका टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, ठीक है, या वॉल्यूम हो, पीछे वॉल्यूम की इक्वेशन भी आई, तो जनाब आप ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपके बुक है ब्रायन से, उसमें सॉल्व भी है चैप्टर 9 में,
Calculate the partition function for 1 mole of gaseous argon relative molecular mass 40 at 1 atmosphere pressure and at 298 Kelvin। तो इसमें आपको पार्टीशन फंक्शन मालूम करना है 1 मोल गैसियस आर्गन। अब आपको यहाँ ये बोला गया कि पार्टीशन फंक्शन मालूम करना है, ये नहीं कहा गया कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम करना है। और हम तो अभी तक इस काबिल हुए हैं कि हम ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन ही मालूम कर पाए, आगे हमने पढ़ना है तो वाइब्रेशन रोटेशन, तो ये तो कह रहे हैं पार्टीशन फंक्शन मालूम करो। लेकिन अगर हम देखें तो गैसियस आर्गन का मतलब है कि एक मोल और एक आर्गन, आर्गन इज ए नोबल गैस और ये मोन एटॉमिक गैस होती है। और हम पढ़ चुके हैं पहले कि मोन एटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होती है, वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन नहीं होती। इसी वजह से अब जो हमें सिर्फ ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम करना होगा, वाइब्रेशन रोटेशन की जरूरत ही नहीं है। जो ट्रांसलेशन है वही टोटल पार्टीशन फंक्शन होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वजाहत के साथ ये नहीं लिखा हुआ कि आपको ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम करना है, लिखा भी हो सकता है यहाँ लिख दें कि जी सवाल में क्या ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन मालूम करो। लेकिन अगर खाली पार्टीशन फंक्शन भी लिखा हुआ है और आगे जो मॉलिक्यूल है वो मोनोटॉमिक, इट मींस के सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी होगी। ट्रांसलेशन एनर्जी हमने पहले देखा था कि ये क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को कंप्लाई करती है। आज भी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। आइए जनाब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मोल्स, एक मोल है, एक मोल का मतलब इसका कितना अमाउंट होगा 40 एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 298 टेम्परेचर है। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखा जाता है, ठीक। तो इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 हमने दोबारा लिखी, एल एन जेड ट्रांसलेशन 3.2 आरएनएम, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, एम की जगह 40, टी की जगह 298, पी की जगह 1, और ये तो एल एन 1 तो 0 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज जो निकाली गई तो एल एन जेड ट्रांसलेशन की कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर ये आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एल एन का तो कुछ और आएगा लेकिन उसका एंटी लॉग लेने पर ये आंसर आएगा, जो कि आंसर हमारा। तो ये कितना बड़ा नंबर आ रहा है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का, ठीक। अच्छा जी, अब क्योंकि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन हमने मालूम तो कर लिया कि किस तरह मालूम किया जाता है, और हमने इसको इस तरह एक्सपेंड करके भी देख लिया कि इस तरह करेंगे लॉग करने में तो हमें मुश्किलात नहीं होती। जो पहले इक्वेशन थी ना, शुरू में जो इक्वेशन थी 2 पाई एम के टी 3/2 अपॉन एच स्क्वायर 3/2 पावर थी और v थी, तो इस इक्वेशन में रखने में सिर्फ ये बात होती है कि पाई की वैल्यू आम ऑर्डर की 3.142, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है, और इसी तरह प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻ में आ रही होती है, और आपका जो जनरल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कुछ और ऑर्डर की होती है। तो मुख्तलिफ ऑर्डर के जब नंबर हो तो लॉग लेने से नंबर्स आपस में मिक्स नहीं होते। अच्छा जी, ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन हम देखना चाहते हैं इंटरनल एनर्जी के साथ क्या है। तो इंटरनल एनर्जी मालूम की थी हमने, वो इसके बराबर है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है। यूटी ट्रांसलेशन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी का ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, और आर टी स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन थी। अब इसमें हमें पता है यहाँ पर क्योंकि ट्रांसलेशन लिख दिया लिहाजा जेड भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा। और जेड ट्रांसलेशन अभी हमने मालूम किया थोड़ी देर पहले ही कि ये इसके बराबर है, तो हम इसको इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यू ट्रांसलेशन इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर एज इट इज आ गया ये, और इसकी जगह दावा और डावा एल एन और डावा टी ये आ गया, सिर्फ जेड टी आर की जगह जेड टी आर की ये वैल्यू जो डार्क ब्लू कलर में नजर आ रही है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अब यहाँ हम गौर से देखें तो हम क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लिहाजा ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2 पाई एम के सब कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, ये टी कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। तो हम इसकी टी को अलग कर देते हैं, पहले तो एल एन से इसको स्प्लिट अप भी कर देंगे साथ साथ, और टी को अलग कर देंगे, ठीक है। तो टी को हमने अलग किया तो टी एल एन टी हो जाएगा, और 3√2 भी साथ उसके जाएगी, इसकी पावर में इसका भी हिस्सा है। तो ये एल एन टी हमने अलग कर लिया, बाकी चीजें वहीं की वहीं मौजूद है अपनी जगह पर, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करें क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट है ना, एल एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन बी, ये वाला काम हमने यहाँ किया। ये सब कांस्टेंट है क्योंकि v भी कांस्टेंट है और ये सब चीजें वैल्यू कांस्टेंट है, लिहाजा इसका आंसर तो आ जाएगा इस पूरी टर्म का, ये वाली टर्म का, ठीक है। और ये जो है इसका आंसर क्या होगा, एल एन टी 3/2, तो 3/2 पहले आ जाएगा एल एन की वजह से। आइए देखते हैं, एल एन की वजह से 3/2 पहले आ गया है ना, तो ये क्या बचा, खाली एल एन टी। और एल एन टी का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/t है ना। एल एन में कोई भी फंक्शन हो तो क्या होगा, 1 फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर वैसे आ गया, 3/2 भी मौजूद था पहले से, 1/t, ठीक। अब हमारे पास ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, टी से ये एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा इस टी स्क्वायर के टी से, तो क्या बचा 3/2 RT। ये क्या शो कर रहा है,
अगर गौर करें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये शो कर रहा है कि ये 3 डायमेंशन के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है और ये क्लासिकल रिजल्ट को कंप्लाई कर रही है। हमने पूरा एक बहस पूरी पढ़ी है हीट कैपेसिटी के मामले में और टेबल पूरा हमने पॉपुलेट किया था, उसमें ये तो हमने लिया था 1/2 RT 1/2 RT 1/2 RT क्लासिकल मैकेनिक रिजल्ट है। तो दिस शोज दैट द ट्रांसलेशन मोशन ओबेज क्लासिकल वेव्स। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन वेरीफाइज क्लासिकल लॉस। अच्छा भाई, क्योंकि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन क्लोज होते हैं, क्वांटाइज नहीं होते, इसीलिए क्लासिकल लॉस को वेरीफाई कर देते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक वेरीफाई कर देते हैं। आइए देखते हैं, हमें प्रेशर की इक्वेशन मालूम की थी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब हम ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन चाहते हैं तो ZTR लिख देंगे, ठीक है। अब ZTR में Z की वैल्यू हमें पता है, वो K थी, ये हमने यहाँ पुट कर दी। अब जब ये वैल्यू पुट की तो ये क्योंकि ln है इन दोनों का, तो हम ln ऑफ दिस प्लस ln v, तो हमने स्प्लिट भी कर दिया और डिफरेंशियल को भी स्प्लिट कर दिया। बाकी सब वैसे ही RT P वगैरह वैसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ये सबका सब कांस्टेंट है, क्योंकि T है विद रिस्पेक्ट टू, हम T को कांस्टेंट रख के काम कर रहे हैं। T इज कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट, H इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। अलबत्ता ln v का क्या होगा, जैसे वो भी 1/v हो जाएगा, ठीक। लिहाजा क्या बचा, RT/v, और v जाके मल्टीप्लाई होगा PV इक्वल्स टू RT। दिस रिजल्ट इज फॉर 1 मोल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इट आल्सो वेरीफाइज, इट आल्सो ओबेज कंप्लाई द जनरल गैस इक्वेशन, यानी क्लासिकल रिजल्ट को ये कंप्लाई कर रहा है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन। तो अब हमारा काम क्या रह गया है, हमें अब रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, और फिर हमें ओवरऑल पार्टीशन फंक्शन मालूम करना होगा। तो वो सिंपल है, हम कर सकते हैं, इनके तीनों के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये अब हमारा अगला काम होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफिज।